नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोहम यस गावंडे में। चलिए सुनते हैं पूजनीय बापूजी के सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा और हमारे जीवन को और भी सुंदर, सरल और सफल बनाने का प्रयास करते हैं। सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। पहला भाग, जन्म। जान पड़ता है कि गांधी कुटुंब पहले तो पंसारी का धंधा करने वाला था, लेकिन मेरे दादा से लेकर पिछली 3 पीढ़ियों से वह दीवानगिरी करता रहा है। ऐसा मालूम होता है कि उत्तमचंद गांधी अथवा ओता गांधी टेक वाले थे। राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा था और उन्होंने जूनागढ़ राज्य में आश्रय लिया था। उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया था। किसी ने इस प्रकट अविनय का कारण पूछा तो जवाब मिला, दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। ओता गांधी के एक के बाद दूसरा यो 2 विवाह हुए थे। पहले विवाह से उनके 4 लड़के थे और दूसरे से 2। अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे ख्याल नहीं आता कि ये भाई सौतेले थे। इनमें 5वें करमचंद अथवा कबा गांधी और आखिरी तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर में दीवानगिरी छोड़ने का काम किया। कबा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वे राजस्थानी कोर्ट के सदस्य थे। बाद में राजकोट में और कुछ समय के लिए वांकानेर में दीवान थे। मृत्यु के समय वे राजकोट दरबार के पेंशनर थे। कबा गांधी के भी एक के बाद एक यूं 4 विवाह हुए थे। पहले 2 से 2 कन्याएं थी। अंतिम पत्नी पुतलीबाई से 1 कन्या और 3 पुत्र थे। उनमें अंतिम मैं हूँ। पिता कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय, शूर, उदार किंतु क्रोधी थे। थोड़े विषयासक्त भी रहे होंगे। उनका आखिरी ब्याह 40वें साल के बाद हुआ था। हमारे परिवार में और बाहर भी उनके विषय में यह धारणा थी कि वे रिश्वतखोरी से दूर भागते हैं और इसलिए शुद्ध न्याय करते हैं। राज्य के प्रति वे वफादार थे। एक बार प्रांत के किसी साहब ने राजकोट के ठाकुर साहब का अपमान किया था। पिताजी ने उसका विरोध किया। साहब नाराज हुए। कबा गांधी से माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया। फलस्वरूप कुछ घंटों के लिए उन्हें हवालात में भी रहना पड़ा। इस पर भी जब वे डिगे नहीं तो अंत में साहब ने उन्हें छोड़ देने का हुक्म दिया। पिताजी ने धन बटोरने का लोभ कभी नहीं किया। इस कारण हम भाइयों के लिए बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ गए थे। पिताजी की शिक्षा केवल अनुभव की थी। आजकल जिसे हम गुजराती की 5वीं किताब का ज्ञान कहते हैं, उतनी शिक्षा उन्हें मिली होगी। इतिहास भूगोल का ज्ञान तो बिल्कुल ही न था। फिर भी उनका व्यवहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीक से बारीक सवालों को सुलझाने में अथवा 1000 आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। धार्मिक शिक्षा नहीं के बराबर थी, पर मंदिरों में जाने से और कथा वगैरह सुनने से जो धर्म ज्ञान असंख्य हिंदुओं को सहज भाव से मिलता रहता है, वह उनमें था। आखिर के साल में एक विद्वान ब्राह्मण की सलाह से जो परिवार के मित्र थे, उन्होंने गीता पाठ शुरू किया था और रोज पूजा के समय वे थोड़े बहुत श्लोक ऊंचे स्वर से पाठ किया करते थे। मेरे मन पर यह छाप रही है कि माता साध्वी स्त्री थी। वे बहुत श्रद्धालु थी। बिना पूजा पाठ के कभी भोजन न करती। हमेशा हवेली जाती। जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी चातुर्मास का व्रत तोड़ा हो। वे कठिन से कठिन व्रत शुरू करती और उन्हें निर्विघ्न पूरा करती। लिए हुए व्रतों को बीमार होने पर भी कभी न छोड़ती। ऐसे एक समय की मुझे याद है कि जब उन्होंने चंद्रायन का व्रत लिया था और व्रत के दिनों में वे बीमार पड़ी थी, पर व्रत नहीं छोड़ा। चातुर्मास में एक बार खाना तो उनके लिए सामान्य बात थी। इतने से संतोष न करके एक चौमासे में तो उन्होंने
तीसरे दिन भोजन का व्रत लिया था। लगातार 2-3 उपवास तो उनके लिए मामूली बात थी। एक चातुर्मास में उन्होंने यह व्रत लिया था कि सूर्य नारायण के दर्शन करके ही भोजन करेंगे। उस चौमासे में हम बालक बादलों के सामने देखा करते कि कब सूरज के दर्शन हो और कब माँ भोजन करे। यह तो सब जानते हैं कि चौमासे में अक्सर सूर्य के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मुझे ऐसे दिन याद है कि जब हम सूरज को देखते और कहते, माँ माँ सूरज दिखा, और माँ उतावली होकर आती। इतने में सूरज छिप जाता और माँ यह कहती हुई लौट जाती कि कोई बात नहीं, आज भाग्य में भोजन नहीं है, और अपने काम में डूब जाती। माता व्यवहार कुशल थी। राज दरबार की सब बातें वे जानती थी। रनिवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था। कभी कभी माताजी मुझे भी अपने साथ दरबार गढ़ ले जाती थी। माँ साहब के साथ होने वाली बातों में से कुछ मुझे अभी तक याद है। इन माता पिता के घर में संवत 1925 की भादोबदी बारस के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। बचपन मेरा पोरबंदर में ही बीता। याद पड़ता है कि मुझे किसी पाठशाला में भर्ती किया गया था। मुश्किल से थोड़े पहाड़े मैं सीखा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं उस समय दूसरे लड़कों के साथ अपने शिक्षकों को गाली देना सीखा था, और कुछ याद नहीं पड़ता। इस पर से मैं अंदाज लगाता हूँ कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरण शक्ति उन पंक्तियों के कच्चे पापड़ जैसी होगी जिन्हें हम बालक गाया करते थे। वे पंक्तियां मुझे यहाँ देनी ही चाहिए। एकड़े एक पापड़ शेक, पापड़ कच्चो मारो। पहली खाली जगह में मास्टर का नाम होता था, उसे मैं अमर करना नहीं चाहता। दूसरी खाली जगह में छोड़ी हुई गाली रहती थी, जिसे भरने की आवश्यकता नहीं। यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।